दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज स्पेस 4 में हम एंटी यूनिवर्स की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रीव्यू के तौर पर हम अपनी कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं या जो लेट से फॉलो करेंगे, और जो लोग पिछले एपिसोड में फॉलो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत आभार। खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसमें मैटर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी भी ना हो तो उस स्पेस के हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट अगर सबसे सिंपल टर्म में अगर हम करें तो एक हॉलो 3D बाउंड्री से हम कर सकते हैं, जो इनर स्पेस आउटर स्पेस को सबसे मिनिमम वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यही हॉलो जो 3D सरफेस है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी 3D सरफेस जो है एक फ्लैट 2D शीट, जैसे लियोनार्ड सक्सिन साहब बताते हैं कि इस 2D शीट के प्रोजेक्शन के तौर पर हम 3D सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे रिचर्ड फाइमन साहब ने जो हमने सपने दिखाए हैं हम लोगों को, तो हमने 2D शीट को, एनर्जी शीट को ही हमने ग्रेविटॉन शीट मान लिया और इसको रियल मान लिया। ऑफकोर्स ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इसका प्रोजेक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है जो 3D स्पेस को या एनर्जी स्पेस को जन्म देगा। लेकिन ये 2D स्पेस से 3D स्पेस बनने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ऑफकोर्स ये जो 2D स्पेस है ये स्वयं ग्रेविटॉन शीट ये एनर्जी का ही रूप है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम ऐड करते हैं वो लाइट के रूप में ऐड करते हैं। तो लाइट एक तरह से इसको यूज करता है और लाइट की एनर्जी इस 3D प्रोजेक्शंस देता है। एक्चुअली में लाइट इस सरफेस को हमारे थ्योरी में इसको वास्तव में फिजिकली डिस्टॉर्ट करती है या 3D रूप में प्रोजेक्ट करती है। अगर इस 2D सीट को, जैसा कि प्रदीप कुमार सर हमारे सिविल इंजीनियरिंग SBTI कानपुर में, अगर हम इसको सामने से फ्रंट व्यू ले लें तो इस 2D सीट को अगर हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो इसमें अगर ऊपर अप और डाउन प्रोजेक्शन को भी हम डिस्टरबेंस के तौर पे, लाइट जब पास होगी तो डिस्टरबेंस के तौर पर हम दिखा सकते हैं। एक सरफेस ऊपर जा रहा है, एक सरफेस नीचे जा रहा है। जो सरफेस ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, जो सरफेस नीचे जा रहा है नेगेटिव। तो ये 2D शीट 3D प्रोजेक्शन के रूप में उभरती है और इस सिंगल 2D शीट को हम प्रोजेक्शन के तौर पर 3D में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आधे में इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि जब कैमरामैन को छींक आ रही, रीमा जायसवाल का नाम हमने नहीं लिया था तो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो, तो इसलिए यहाँ पर शीट जो है जब ये ऊपर अप एंड डाउन प्लेन में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये शीट की लेंथ अब टोटल इतनी नहीं रहेगी, शीट की लेंथ अब कम हो जाएगी। तो एक तरह से अगर पॉइंट A और B के बीच में ये शीट थी तो जाहिर सी बात है कि अब एक्स्ट्रा शीट लगेगी A और B को कवर करने में। जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस में ये शीट्स फ्लैट होती हैं और पूरा का पूरा स्पेस जो है फ्लैट शीटों से भरा होता है। कोई भी फ्लैट शीट अगर A एंड B में है, अगर लाइट पास होगी और वो शीट छोटी हो जाती है तो एक्स्ट्रा शीट बगल के स्पेस से आ जाती है। लाइट एज अ डिस्टर्बेंस जब भी A एंड B के रीजन में रहेगी तो नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो बढ़ जाएगी। इस जो डिस्टर्बेंस हमने दिखाया है इसको हम ट्रायंगल के रूप में दिखा दें तो ये एक शीट बराबर हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा ट्रायंगल हो जाएंगे उतने ज़्यादा A एंड B के बीच में क्या बोलते हैं, शीट हो जाएगी। जैसा पिछले एपिसोड में बताया कि ये डिस्टर्बेंस लाइट की स्पीड से, C की स्पीड से फ्लैट स्पेस में ये चलता है। फ्लैट स्पेस इसलिए क्योंकि एनर्जी शीट्स एकदम फ्लैट है और कुछ समय बाद जब डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा तो ये डिस्टर्बेंस एक्चुअली में यहाँ हो जाएगा और शीट्स फिर से क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा बाहर इधर से आई थी वापस ये शीट्स अगल बगल फिर से वो हो जाएंगी और जो शीट एक्स्ट्रा शीट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और स्पेस फिर से A एंड B के बीच में फ्लैट हो जाएगा। लेकिन डिस्टर्बेंस अगर रुक जाए यहाँ पर लोकेशन पर तो एक्चुअली में ये डिस्टर्बेंस रुक जाएगा जब, तो एक्चुअली में हमने बताया कि ये डिस्टर्बेंस कब रुकेगा, जब साइक्लिक वे में ये डिस्टर्बेंस एक्चुअली में
ये साइक्लिक वे में डिस्टर्बेंस ये पास हो, और ये डिस्टर्बेंस ये जब साइक्लिक वे में बार बार घूमेगा ए एंड बी में, तो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ेगी, साथ में ये अपने साथ ये अगल बगल ग्रेविटेशनल फील्ड्स को भी एवरेज नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज कर देगा। दोनों तरफ एवरेज नंबर ऑफ सीट्स सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी। आपको जितना ज़्यादा लाइट लॉक होगी, ये डिस्टर्बेंसेस लॉक होंगे, उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग रहेगी, और जितना दूरी पे जाएंगे वो शीट क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स घटते जाएंगे, और दूरी पर क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल शीट्स कम हो जाएगी। तो ग्रेविटी एक्चुअली में और कुछ नहीं, ये जो एवरेज नंबर ऑफ सीट्स हैं, एवरेज नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज हो गई हैं बेस वैल्यू से स्पेस की, उसी का फंक्शन है। जितना ज़्यादा एवरेज नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी, उतना ज़्यादा स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड्स रहेगा। तो हमारी डिफिनीशन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड वो और कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में ये जो स्पेस, ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये और कुछ नहीं है। ट्राइंगल्स बने कैसे, ये जो स्पेस कर्व हो गया ना, ये कर्व हो गया तो उसी से तो ट्राइंगल बना ना। तो जितने ज़्यादा ट्राइंगल उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जितना ज़्यादा स्पेस का कर्वेचर उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड, या जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं स्पेस का कर्वेचर मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज सेंस में क्या बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल एनर्जी को, स्पेस एनर्जी को एवरेज सेंस में ये रिप्रेजेंट करती है ग्रेविटेशनल फील्ड। जितना ज़्यादा स्पेस का कर्वेचर उतना ज़्यादा स्पेस की क्या बोलते हैं एनर्जी रहेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतनी तेज ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी। इसी स्पेस की एनर्जी और क्या बोलते हैं, इसी स्पेस की एनर्जी जो एवरेज एनर्जी है, स्पेस की एवरेज स्पेस एनर्जी जो है, एवरेज स्पेस एनर्जी का अगर हम डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वास्तव में ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होगी। तो इसी का एक्चुअली में ग्रेडियंट है, डेवर बाई डेवर आर कहिए या डेवर बाई डेवर एक्स कहिए, जो एक्चुअली में इसी स्पेस एनर्जी, एवरेज स्पेस एनर्जी का ग्रेडियंट एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड को जन्म देगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला किसी पॉइंट पे जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दिया जाता है, Gm/r² ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड का ये जो फार्मूला है, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ये स्पेस एनर्जी रहेगी। जितना डिस्टेंस r बढ़ेगी, चूँकि वही एनर्जी बाहर भी जा रही है ना, वही एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली में, वो ये यहाँ जो एनर्जी लॉक हुई अगली बगल से तो आई थी ना, एक्चुअली में अगली बगल से आई थी। तो एवरेज सेंस में जो एनर्जी है वो बाहर से ही आई है, यहाँ कंसंट्रेट हो रही है, तो यहाँ भी तो बाहर से आई होगी। तो एवरेज सेंस में कम कंसंट्रेट हुई, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट हुई है। ये हमने एवरेज दिखाया है। एक्चुअली में डायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोई डिस्टर्बेंस जैसे यहाँ लॉक होगा ना, जैसे पिछले एपिसोड में, अगर नहीं लॉक होता तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाता, सीट्स वैसे हो जाती। लेकिन जब लॉक होता है तो ये डिस्टर्बेंस साइक्लिक वे में घूमता है ना, तो हम केवल एवरेज फिगर दिखा रहे हैं। तो एवरेज जो कर्वेचर है स्पेस का, उसका जो ग्रेडियंट है वो फील्ड में होगा। और अगर हम एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म दिया जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में -Gm/r, तो इसका अगर डेरिवेटिव ले ले डेवर बाई डेवर आर, तो कहीं ना कहीं एक आर की वैल्यू क्या बोलते हैं बढ़ जाएगी। तो वो क्या बोलते हैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफ्रेंसिएशन है, ग्रेडियंट है, वही क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को जन्म देगा। और ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी आई कहाँ से, नंबर ऑफ शीट्स एवरेज रूप में जो शीट्स बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें समझते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं एक्चुअली में नंबर ऑफ शीट्स जो बढ़ गए हैं, क्योंकि ये शीट्स में जब डिस्टर्बेंस होगा तो शीट ऊपर नीचे क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट होगी, तो नंबर ऑफ शीट्स ए एंड बी में इंक्रीज कर जाएगी, जिसको हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल से
इंक्रीज करके दो इन्वर्टेड ट्राइंगल से एक शीट को रिप्रेजेंट कर दिया। जितना ज़्यादा जिगजैग रहेगा उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, शीट ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ शीट से इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन रियलिटी में लाइट जो है वो किसी एक शीट पे डिस्टरबेंस होता है। तो अगर एक शीट पे डिस्टरबेंस है, एक शीट को बड़ा कर ले और वो इंस्टेंटेनियस डिस्टरबेंस है, तो ये डिस्टर्बेंस है, और ये डिस्टर्बेंस जो चलता है शीट में वो लाइट सी की स्पीड से चलता है, और दूसरी शीट बगल में ही है मान लीजिए, कंटिन्यूअस मान ले, और दूसरा अगर डिस्टर्बेंस इधर से आ रहा है ना, जो शीट को इस तरह से मोड़ दे रहा है। एक्चुअली में सारी चीज़ें 3D में हो रही हैं, हम केवल 2D फिगर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक्चुअली में ये शीट्स ऊपर है नीचे हैं, ऊपर है नीचे हैं, ऊपर है नीचे हैं ना। तो ये डिस्टर्बेंस आपस में जब टकराएंगे तो एक्चुअली में ये डिस्टर्बेंस, एक केस ये भी होगा कि मान लीजिए एक लाइट एक शीट में इधर से आ रही है, फोटोन P1 और एक फोटोन P2 इस तरह से आ रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि पॉजिटिव कुछ समय बाद नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कुछ समय बाद पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस सी की स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है इधर की ओर, और इस तरह से यही चीज़ यहाँ पे हो रही है ना। तो कोई फिक्स चार्ज नहीं है, बस क्या बोलते हैं, चार्ज का संकेत मिलता है कि एक शीट ऊपर है, एक शीट फील्ड के नीचे है। लेकिन ये टेम्पररी चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऑसिलेशंस होते रहते हैं। ये शीट जो ऊपर है अगले थोड़े समय के बाद वो शीट नीचे चली आ जाएगी ना, तो इसलिए कोई चार्ज का मतलब नहीं होता है। लेकिन जब ये डिस्टर्बेंसेस आपस में, ये एनर्जी है, ये जब टकराएंगी, फॉर एग्जांपल दो फोटॉन्स टकराएंगे, तो आप देखिए ये शीट्स अपने आप को नई तरह से ओरिएंट कर सकते हैं। हम एक्चुअली में एवरेज फिगर से तो ग्रेविटी को समझ गए कि ग्रेविटी के और कुछ नहीं है, ये जो 2D शीट्स हैं, इनकी जब लाइट पास होती है, डिस्टॉर्ट होती है, तो एवरेज नंबर ऑफ शीट्स जो बढ़ जाती है, घट जाती है, या एवरेज रूप में फिक्स हो जाती है स्पेस में। तो मास और ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो हैं इस एनर्जी शीट्स का एक तरह से एवरेज फिनोमिना शो करते हैं। लेकिन रियलिटी में लाइट जब पास होती है 2D शीट में, तो इंस्टेंटेनियस डिस्टर्बेंस सी की स्पीड से चलता है। इन इंस्टेंटेनियस डिस्टर्बेंस जब आपस में कोलाइड करते हैं, तो अब हमको एनर्जी शीट्स के माइक्रोस्कोपिक और डिटेल्ड फिनोमिना हमको दिखते हैं। तो वो हम इसको अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो डिस्टर्बेंस अगर मान लीजिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये और ये सी की स्पीड से जा रहे हैं दो डिस्टर्बेंस, ये सब ग्रेविटॉन शीट्स में डिस्टर्बेंस है ये हम ना। ये फोटॉन P1 और दूसरा डिस्टर्बेंस क्या बोलते हैं, सपोज ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये फोटॉन P2 ये इधर से आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ये दोनों कोलाइड करते हैं डिस्टर्बेंसेस। आप इस रीजन को देखिए, ग्रेविटॉन शीट के इस रीजन को देखिए जो अवेलेबल है, ये सारा कुछ शीट का डिस्टॉर्टन है। ये सब जो फ्लैट 2D शीट थी उसी का डिस्टॉर्शन है ये ना। अब ये दो डिस्टॉर्शंस कोलाइड करते हैं शीट्स, तो शीट्स रीअरेंज होगी। इस फिगर को देखिए, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा तो इसको ऊपर उठाएगा टेंडेंसी, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा इसको ऊपर उठाएगा। तो एक्चुअली में तब जब दो फोटॉन कोलाइड करेंगे तो सिचुएशन इस तरह से भी हो सकती है कि दोनों के पॉजिटिव सिरे बढ़ जाए ना, और इसी के साथ नेगेटिव सिरे देखिए, चूँकि ये ऊपर बढ़ रहा है और डिस्टर्बेंस दोनों लड़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मे भी ये नेगेटिव वाला सिरा क्लोज हो सकता है, ये नेगेटिव वाला सिरा क्लोज हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिव डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है तो उसके बगल जो नेगेटिव सिरा है वो फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, मान लीजिए क्लोज हो गया। जैसे ही ये सिरा क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव वाला सिरा चूँकि रुक रहा है तो ये डिस्टर्बेंस, ये नेगेटिव क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इधर भी नेगेटिव क्लोज हो गया। कैमरा में रीमा जायसवाल अच्छे से दिखाना है, ये क्लोज हो गया। उसी तरह से ये जो पॉजिटिव सिरा है मान लीजिए अभी भी खुला है, अभी भी खुला है, ये तो क्लोज हो रहा है लेकिन ये खुला है, तो पॉजिटिव सिरा जो है वो क्या बोलते हैं, अभी भी खुला है, और वो क्या बोलते हैं,
ये क्लोज हो चुका है क्योंकि ये ज़्यादा करीब था पॉजिटिव के, लेकिन ये खुला है तो अब ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से यहाँ का जो पॉजिटिव सिरा, जो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस है, वो क्या बोलते हैं, ये आगे बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा, ये क्लोज हो चुका है और ये पॉजिटिव डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, नेगेटिव डिस्टर्बेंस पीछे शिफ्ट होगा। शीट इस तरह से अपने आप को चेंज करेगी। और ये जो अंत में आप देखेंगे कि ऐसा फिनोमिना हो सकता है कि सारे पॉजिटिव सेंटर पे ही आ जाएं एक तरह से, और अगल बगल नेगेटिव सिरे सब क्लोज हो जाएं। तो इस तरह से आप देखिए कि पहले कोई पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स नहीं था, ये नेगेटिव था, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा पॉजिटिव हो जाएगा, यही रीजन। लेकिन जब दो डिस्टर्बेंस टकराए तो एक तरह से ये नेगेटिव सरफेसेस क्लोज्ड हो गए, पॉजिटिव सरफेसेस पूरा बीच में आ गया। ये न्यूक्लियस की फील्ड बनाता है, पॉजिटिव फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड बना रहा है, नेगेटिव फील्ड। ये जो नेगेटिव सरफेसेस क्लोज हो गए हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव सरफेसेस क्लोज हो गए, पॉजिटिव फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज को जन्म देते हैं। प्लस ये जो नेगेटिव चार्ज है माइनस का, ये ग्रेविटॉन शीट ही है। और ये ग्रेविटॉन शीट जैसे पिछले एपिसोड था ना, एनर्जी शीट है, सबसे बेसिक है, ये हर जगह मौजूद है। तो इसका कोई मास नहीं है, इसी के रिलेशन में मास, एक्स्ट्रा मास कैलकुलेट होता है। तो एक्चुअली में ये हिग्स के नेगेटिव पार्टिकल्स बन गए, हिग्स नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स बन गए। इसी तरह से ये प्रोटॉन, न्यूक्लियस की फील्ड, पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स बन गए। लेकिन हमने कहा ना ये डायनेमिक सिस्टम है। ये शीट्स जो हैं, ये जो नेगेटिव ये है शीट्स, ये नेगेटिव अब जो भले ही क्लोज हो गए हैं, लेकिन ये फिर भी ये बीच में शीट अवेलेबल है। और ये जो अवेलेबल शीट है उसमें ये पुराने डिस्टर्बेंस का कुछ रेसिड्यू क्या बोलते हैं, मौजूद हो सकता है, जिसके कारण ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये मोबाइल हैं। क्या है, मोबाइल भी हैं, प्लस अगल बगल से शीट ले भी रहे हैं और शीट छोड़ भी रहे हैं। ये डायनेमिक सिस्टम इस तरह से जनरेट होता है ना। एक तो ये सिस्टम है, लेकिन यहाँ से आप दो तरह के फील्ड्स, पॉजिटिव चार्जेस की और नेगेटिव मासलेस चार्जेस की फील्ड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फील्ड्स देखते हैं। और ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं और ये पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं। इस तरह से ये सिस्टम देखते हैं। सिस्टम इस तरफ से भी इवॉल्व हो सकता है, जस्ट इसके रिवर्स वे में भी सिस्टम इवॉल्व हो सकता है कि क्या बोलते हैं, ये जो फोटोन टकराएं तो इनके टकराने पर क्या बोलते हैं, इनके टकराने पर एक्चुअली में बीच में नेगेटिव आ जाए, बीच में नेगेटिव चीज़ें, सॉरी, बीच में नेगेटिव आ जाए और क्या बोलते हैं, अगल बगल पॉजिटिव आ जाए। समझ गए ना? तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली में एंटी मैटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटी मैटर बन जाएगा। लेकिन चाहे मैटर बना हो, यहाँ चाहे देखिए एंटी मैटर बना हो, आप देखिए दोनों क्या बोलते हैं, शीट के लिए दोनों सिमेट्रीज बराबर हैं, चाहे ऊपर शीट के ऊपर हो या नीचे हो, बस रिलेटिव फर्क है, वो हमने फर्क किया हुआ, चाहे मैटर बने चाहे एंटी मैटर बने। लेकिन आम तौर पर क्या बोलते हैं, हम मैटर ही देखते हैं, एंटी मैटर नहीं देखते हैं। तो ये चूंकि सब कुछ फोटॉन के कोलिजन से हो रहा है, तो अगर ये जो मैटर है वो वापस फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाए और इसी तरह से एंटी मैटर्स वापस में दो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाए, एंटी मैटर भी और मैटर भी दो फोटॉन में, तो आप उन फोटॉन्स में अंतर नहीं कर पाएंगे। उन फोटॉन्स में आप अंतर, उन दोनों फोटॉन्स में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, चूँकि ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सारा मटेरियल ज़्यादातर वो मैटर से ही बना है, तो जब फोटॉन्स आपस में कोलाइड किए होंगे, जब फोटॉन्स आपस में दो P1 और P2 फोटॉन्स जब कोलाइड किए होंगे या कोलाइड करते हैं, तो मैटर एंटी मैटर दोनों बनता है, यह बनता है, स्पेस में बनता आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि स्टैटिस्टिकल वे में जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, स्टैटिस्टिकल वे में वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 10 फोटॉन कोलाइड करें, 10
P1 और 10 P2। तो अगर बराबर से मैटर एंटी मैटर एक ही समय पे बना तो फिर से वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई एक लीड कर गया, सपोज कोई एक लीड कर गया, अगर ये लीड कर गया ना, अगर ये लीड कर गया और वो प्रक्रिया आगे चलती रही और चूंकि ये एंटी मैटर लीड नहीं कर पा रहा है, जो बना भी उसको क्या बोलते हैं, जो लीडिंग मैटर है उसने ख़त्म कर दिया। तो एक तरह से स्टैटिस्टिकल वे में अगर मैटर जीत गया है हमारे यूनिवर्स में, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स, तो लगातार कहीं ना कहीं एनर्जी यूनिवर्स की फैल रही है। इसका मतलब जो भी मैटर है वो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं वो यूनिवर्स का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो मैटर है वो लगातार क्या बोलते हैं, फील्ड के रूप में स्पेस में फैलता जा रहा है। लेकिन मे बी हम जिस यूनिवर्स में हैं उसका एक दूसरा यूनिवर्स भी हो जहां पर स्टैटिस्टिकली एंटी मैटर जीत गया हो, स्टैटिस्टिकली एंटी मैटर जीत गया हो, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी फील्ड की जो भी एक्सपैंड हो रही है, और वहाँ पर क्या बोलते हैं ये एनर्जी फ्लो करके क्या बोलते हैं, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्लो करके वहाँ उस एंटी यूनिवर्स में जा रहे हैं जहाँ पर अपोजिट चीज़ें हो रही हैं। वो लगातार वो इस फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहीं ना कहीं वो लगातार मटेरियल को बनाता जा रहा है, और साथ साथ वो जो यूनिवर्स है में भी वो क्या बोलते हैं ये एक्सपैंड कर रहा है। हमारा यूनिवर्स अगर एक्सपैंड कर रहा है मैटर लॉस्ट से, तो वो एंटी मैटर जो बनता जा रहा है, एंटी मैटर वो फोटॉन्स के कंडेंसेशन से, और ये एंटी यूनिवर्स क्या है वो कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो ये दोनों यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स को हम अभी नहीं देख पा रहे हैं या शायद भविष्य में देखें, लेकिन इस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। तो जो हमारा एक तो सारा जो यूनिवर्स फैल रहा है एक्चुअली में जा कहाँ रहा है एनर्जी, वो एक्चुअली में शायद एंटी यूनिवर्स जो है, एंटी यूनिवर्स उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये इंटरप्रिटेशन भी हम ले सकते हैं। ये एक सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि शायद ये हो ही ना, और स्टैटिस्टिकल वे में चूंकि यही जीत गया, मैटर ही जीत गया, तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें मैटर से ही हर जगह बनी हुई हैं। आपको स्पेस में अगर दो फोटॉन कोलाइड होते हैं ना, P1 और P2, तो मैटर एंटी मैटर दोनों बनते बिगड़ते रहते हैं। ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि ये जो फील्ड, ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स बने हुए हैं और ये जो पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स, ये कैसे आगे चल के क्या बोलते हैं मास को जन्म देते हैं। ये मास तो हमने एवरेज सेंस में बताया था। ये मास और कुछ नहीं है, जो नंबर ऑफ एनर्जी सीड्स लॉक हो गई हैं, या जो लाइट लॉक हो गई है, लाइट के लॉक होने से नंबर ऑफ एनर्जी सीड्स ऑन एन एवरेज लॉक हो गई है, मास की ये डिफिनीशन है। और इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड मास जो लॉक होगा उसी के साथ ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये नंबर ऑफ एनर्जी सीड्स अगल बगल एवरेज सेंस में वो भी लॉक हो जाएंगी। तो ये ग्रेविटी को जन्म दे रहा है। ये लेकिन रफ फिगर, ये रफ है। ग्रेविटी का ये जो है ये एवरेज बिहेवियर है। ग्रेविटी इज एन एवरेज बिहेवियर है। ग्रेविटी जो है वो एवरेज बिहेवियर है। एवरेज नंबर ऑफ एनर्जी सीड्स जो इंक्रीज कर जाती हैं स्पेस में। मास भी जो है वो एवरेज नंबर ऑफ एनर्जी सीड्स जो लोकलाइज हो जाती हैं, या लाइट सर्कुलर वे में वो क्या बोलते हैं लोकलाइज हो जा रहे हैं उसके फ्लक्चुएशन, तो जिससे एवरेज नंबर ऑफ सीड्स जो इंक्रीज हो जा रही है एक 3D रीजन में, वो मास है। लेकिन मास जो भी लॉक होगा उसके साथ ग्रेविटेशनल एवरेज नंबर ऑफ सीड्स अगल बगल भी लॉक होंगी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी बनाएगा। लेकिन दिस इज ग्रेविटी इज एन एवरेज फिनोमिना और एवरेज इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी है, जो उतना ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, चलने के लिए, और जिसको हम एक्चुअली में परसीव करते हैं।
लेकिन ये शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीज क्यों होती हैं? नंबर ऑफ शीट्स किसी वॉल्यूम में क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि लाइट एज ए डिस्टर्बेंस उन 2D शीट्स को 3D ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है, जिससे नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीज होती है। लेकिन लाइट एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस डिस्टर्बेंस है इन्हीं शीट्स में, और यही डिस्टर्बेंस जब वास्तव में कोलाइड करते हैं तो यही चार्ज को जन्म देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। हिग्स मासलेस पार्टिकल्स को भी पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड, प्रोटॉन फील्ड्स, इन सारे एस्पेक्ट्स को जन्म देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कैसे ये हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल और पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में ये इंटरेक्ट करके मास को जन्म देते हैं, और नेगेटिव मासलेस और पॉजिटिव, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, सॉरी प्रोटॉन की फील्ड है, एक्चुअली में ये एंटी मैटर को ही रिप्रेजेंट करती है एटम के अंदर ना। लेकिन एटम न्यूक्लियस के बाहर भी जो क्या बोलते हैं, कैसे न्यूक्लियस के बाहर या पॉजिटिव फील्ड के बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, वहाँ भी कैसे एंटी मैटर का जन्म हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की फील्ड में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन का भी कैसे जन्म हो सकता है, इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी कैसे जन्म हो सकता है, इसको हम स्पेस 5 में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ श्रोडिंगर इक्वेशंस को भी, सुपरपोजिशन और क्या बोलते हैं एंटेंगलमेंट को भी इस थ्योरी से समझने की कोशिश करेंगे। रीमा जायसवाल का बहुत बहुत आभार। मैं हूं मनीष जायसवाल, आरकन्ना चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी, इंडिया से, जो विश्व के साथ सामंजस्य में है, मकान नंबर 869 से। थैंक यू सर।